स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीएचएससी, जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि यह किसका संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है, ये किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है सर्वनाग, बी मातृगुप्त, सी देवकी और डी देवसेना। ये देवसेना है, देवसेना नहीं है, देवसेना। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सर्वनाग के द्वारा, मातृगुप्त के द्वारा, देवकी के द्वारा या देवसेना के द्वारा। तो पहले का उत्तर क्या होगा? तो पहले का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, देवसेना के द्वारा यह कथन जो है वो कहा गया है। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि किसने किससे कहा। आपको ये बताना है कि कथन किसने जो है किससे कहा है। आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। आपको बताना है कि कथन किसने किससे कहा है। ए कह रहा है कि देवसेना ने धातुसेन से। बी कह रहा है कि जयमाला ने प्रहरी दो से, टू से अर्थात प्रहरी दूसरा जो नंबर का प्रहरी होता है या उससे। सी कह रहा है मालिनी ने अनंत देवी से और डी कह रहा है विजया ने भट्टारक से। तो आपको बताना है कि कथन जो है किसने किससे कहा है, सवाल नंबर दूसरे का। तो इसका भी विकल्प डी सही हो जाएगा, विजया ने भट्टारक से कहा है। अब आता है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है। आपको बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है। ए अनंत देवी, बी विजया, सी पृथ्वी सेन और डी स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। तो यह अनंत देवी के द्वारा दी गई है। विकल्प ए जो है उत्तर तीसरे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहा है कि अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा गंधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्हन था। तो आप बताना है कि इस कथा गायन का शीर्षक क्या है। ए कह रहा है कि विजय एक क्रमिक हत्या, बी कह रहा है पशु का उदय, सी कह रहा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य और डी कह रहा है पंख पहिए और पट्टियां। तो आपको ये बताना है कि इस कथा गायन का शीर्षक क्या है, सवाल नंबर चौथे का। तो इसका जो शीर्षक है वो है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा। पांचवा कह रहा है कि सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है। आपको ये बताना है कि सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है। ए कह रहा है निडर आदमी, बी विचारशील आदमी, सी अधूरा आदमी और डी एक पूरा आदमी। तो आपको बताना है कि सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है। सावित्री मोहन राकेश के लिखे नाटक आधे अधूरे की पात्र है। तो आप बताना है कि वो कैसा आदमी चाहती है। तो वह एक पूरा आदमी चाहती है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, सवाल नंबर पांचवें का। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में कह रहा है कि अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है। आपको ये बताना है कि अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है। ए कह रहा है पारसी थिएटर, बी कह रहा है संस्कृत नाटक, सी कह रहा है ग्रीस नाटक और डी कह रहा है कि भारतीय लोक नाटक परंपरा। तो आपको ये बताना है कि अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है। फारसी थिएटर है, संस्कृत नाटक है, ग्रीक नाटक है या भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। तो अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की जो योजना का स्रोत है वो भारतीय परंपरा जो है लोक नाट्य परंपरा है। विकल्प डी जो है उत्तर छठवें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां कह रहा है सर्वनाग का परिचय। तो आपको बताना है कि सर्वनाग का परिचय क्या है। मालवा का राजा है, बी कह रहा है प्रणदत्त का पुत्र है, सी कह रहा है कि अंतर्वेद का विषयपति है या मगध का है।
तो आपको बताना है कि सर्वनाम का परिचय क्या है इनमें से। तो इन विकल्प में से कौन सा उत्तर जो है वो 7वें का सही हो जाएगा। तो सर्वनाम अंतर्वेद का विषयपति है विकल्प सी जो है ये उत्तर इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 7वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 8वां। 8वें में कह रहे हैं कि श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर है। तो आपको ये बताना है कि श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर होता है। एक कह रहा है कि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। बी कह रहा है कि श्रद्धालु प्रेम से परे होता है पर भक्त प्रेममय होता है। सी कह रहा है श्रद्धालु कृपालु होता है पर भक्त कृपा रहित होता है। और डी कह रहा है कि श्रद्धालु संसार से जुड़ा होता है पर भक्त भगवान से जुड़ा होता है। तो आपको बताना है कि श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर होता है। तो श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 8वें का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 में। कह रहा है भक्ति किसका नाम है। आपको बताना है कि भक्ति किसका नाम है। ए कह रहा है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। बी कह रहा है कि इंद्रियों से प्रेम प्रेम भक्ति है। सी कह रहा है कि आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है। और डी कह रहा है कि मन का उन्मुखीकरण जो है वो भक्ति है। तो आपको बताना है कि भक्ति जो है वो किसका नाम है। तो भक्ति जो है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। विकल्प ए जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहा है कि श्रद्धा के विषय में कौन से बात इसमें से सही है। तो आपको बताना है कि श्रद्धा के विषय में कौन से हैं, कौन सी बात सही है आपको श्रद्धा के विषय में बतानी है। एक शील प्रतिभा और साधन संपत्ति श्रद्धा होती है, प्रेम और भक्ति होती है, गुण क्रिया और रागात्मकता, या प्रतिभा प्रेम और विनय। तो श्रद्धा के विषय में क्या सत्य है ये आपको बताना है सवाल नंबर 10वें का। तो श्रद्धा के विषय में अगर देखा जाए तो शील प्रतिभा और साधन संपत्ति ये बात इसके संदर्भ में ठीक है, अर्थात विकल्प ए जो है उत्तर 10वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति के लेखक और यह किस रचना से ली गई है उसका आपको का उल्लेख करना है या उसके बारे में आपको बताना है। ए कह रहे कि राम रतन भटनागर पाप और पुण्य। बी कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल। सी कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम। और डी कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किससे ली गई है और इसके लेखक कौन है। तो ये पंक्ति जो है 11 नंबर की श्रद्धा और भक्ति से ली गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा 11 का। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहे कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है। आपको बताना है कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है। ए कह रहा है बुद्धि, बी कह रहा है प्रेम, सी कह रहा है कि भावात्मिका, और डी कह रहा है विचार। तो आपको ये बताना है कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या होती है। तो वो होती है भावात्मिका, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब आते हैं 13 नंबर में। 13 में कह रहे कि हृदय को प्रकृति दशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तो आप बताना है कि कौन ऐसा करता है। प्रेम सरणी, वनिता, सरिता या कविता। तो आपको ना बताना है कि हृदय की प्रकृति दिशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तो ऐसा कौन करता है। प्रेम सरणी, वनिता, सरिता या कविता। तो अगर 13 का उत्तर देखा जाए तो यह कविता के संदर्भ में उचित विकल्प है, अर्थात कविता के संदर्भ में यह बात सही है। कविता इस कार्य को करती है जो मनुष्य को जो है उच्च स्तर की भूमि पर लेकर के जो है वो प्रकृति दिशा में लेकर के हृदय को जो है प्रकृति दिशा में लेके जाती है, जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई मनुष्य को उच्च भूमि तक ले जाती है, और ऐसा कार्य जो है वो कविता करती है। विकल्प डी जो है 13 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था।
आपको बताना है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1940, 1941, 1948 या 1942। तो अशोक के फूल के बारे में अगर देखा जाए तो 1948 में प्रकाशित हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है 1948 में। विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? आपको बताना है कि अशोक का फूल जो है वो किस तरह का निबंध है। ए कह रहा है वैचारिक, बी कह रहा है प्रकृतिपरक, सी कह रहा है भावात्मक और डी कह रहा है ललित। तो आपको बताना है कि अशोक के फूल निबंध का प्रकार क्या है। तो यह जो है एक ललित निबंध है। विकल्प डी जो है वो 15 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे कि नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या है? 16 में बताना है कि नई कविता के प्रमुख लक्षण है। ए कह रहा है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, बी कह रहा है शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, सी कह रहा है प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको नई कविता के प्रमुख लक्षण के बारे में बताना है। तो इसका विकल्प उत्तर ए सही हो जाएगा, अनुभूति की सच्चाई और बौद्धिक मूलक यथार्थवादी दृष्टि। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहे हैं कि नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। तो आपको बताना है कि नकेनवाद जो आंदोलन है इसके अग्रणी कौन है। नकेनवाद आंदोलन को ही प्रपदवाद आंदोलन भी कहा जाता है। तो आपको बताना कि इसमें अग्रणी कौन है। ए कह रहा है जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अज्ञे, बी कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, सी कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नागार्जुन, और डी कह रहा है नरेश मेहता, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। तो अगर नकेनवाद में देखा जाए तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो आपका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहा है कि फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। आपको बताना है कि फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ए कह रहा है कि फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, बी कह रहा है फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण व्यंज वर्णन के लिए होता है, फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, और डी कह रहा है फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो आपको बताना कि कौन सा वक्तव्य जो है इसमें सही नहीं है सवाल नंबर 18 में। तो अगर इसमें देखा जाए तो पहला वाला विकल्प जो है इसमें सही नहीं है इसके संदर्भ में, बाकी सभी जो है वो ठीक है इनके संदर्भ में। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहा है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। आपको बताना है कि मुक्तिबोध की कौन सी पुस्तक है जिसे प्रतिबंधित किया गया था। ए कह रहा है बी पात्र, बी कह रहा है एक साहित्यिक की डायरी, सी कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है, और डी कह रहा है भारत इतिहास और संस्कृति। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी पुस्तक है जो उनको प्रतिबंधित किया गया था। तो मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। विकल्प डी सही हो जाएगा, और एक प्रतिबंध मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया था। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 20वां। 20वां कह रहे कि निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो 20वें में आपको ये बता रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ए कह रहा है कि इनके निबंधों में विद्वता और सस्ता का मणिकांचन योग हुआ है, बी कह रहा है कि इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है, सी कह रहा है कि उनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है, और डी कह रहा है कि इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो जो कथन गलत है वो विकल्प बी ही गलत है, इसमें ये विकल्प गलत है, बाकी सभी जो है इनके संदर्भ में विकल्प सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि नाटककार प्रसाद के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको प्रसाद से संबंधित बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए कह रहे प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया, बी कह रहे कि प्रसाद के सभी पात्रों में ज्ञानात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, सी कह रहे कि नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत प्रयास किया है, और डी कह रहे कि इन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो प्रसाद के नाटककार प्रसाद के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये विकल्प डी सही नहीं है। इन्होंने
रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखे हैं, ऐसी बात सही इनके संदर्भ में नहीं है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आपको 22 में ये बताना है कि प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ए करे चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रसाद की पवित्रता को आवश्यक मानता है। बी करे कि ध्रुवस्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। सी करे कि काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। और डी करे कि स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए युद्ध करने को तैयार है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो विकल्प ए जो है ये कथन इसमें सही नहीं है, बाकी सभी कथन जो है वो सही है। ध्रुवस्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है, बात सही है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों में बहुत बड़ी विशेषता, ये भी बात सही है। बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे अपने नाटकों में। स्कंदगुप्त मातृभूमि उद्धार के लिए युद्ध करने को तैयार है, ये भी बात सही है। तो विकल्प ए जो है प्रसाद के पात्र के संदर्भ में सही नहीं है। चले हम देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि भारतेंदु जी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ए कह रहे कि वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी में आधुनिकता के जन्मदाता थे। बी कह रहे कि उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों को निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। सी कह रहे गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। और डी कह रहे कि उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का विषय बनाया। तो आपको बताना है कि भारतेंदु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आसान सा प्रश्न है, तो विकल्प सी जो है ये उनके संदर्भ में सही नहीं है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों को खड़ी बोली का व्यवहार किया, ऐसा एकदम नहीं। उन्होंने गद्य के लिए खड़ी बोली का व्यवहार किया है, पद्य के लिए भारतेंदु जी ने ब्रजभाषा का ही व्यवहार किया है। ठीक है, चले अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। तो आपको बताना कि किसका संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये कह रहा है कि राधिका रमन प्रसाद सिंह, बी कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र, सी अंबिका दत्त व्यास, और डी कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। तो आपको ये बताना कि किसका संबंध जो है वो भारतेंदु काल से नहीं है। तो आसान प्रश्न है, विकल्प ए सही हो जाएगा। राधिका रमन प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और प्रेमघन ये तीनों भारतेंदु काल के कवि माने जाते हैं। चले अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। तो आपको बताना है कि स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना जो है वो घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। ए मन्नू भंडारी, बी प्रभा खेतान, सी मृदुला गर्ग और डी कृष्णा शोभती। तो 25 का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो 25 का उत्तर जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रभा खेतान की जो है वो गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर ये पहली बार आप देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।